चैप्टर डी ब्लॉक में हम पढ़ने वाले हैं और प्रॉपर्टीज। उसमें प्रॉपर्टी है कैटालिस्ट बिहेवियर। डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। उसका पहला कारण है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होना। जैसे Fe के दो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने मान लिए, +2 भी है, +3 भी है। कॉपर के हमने माने कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होने की वजह से ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होने से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं। हमको डिफरेंट टाइप के डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको मिल सकते हैं। दूसरा, डी ऑर्बिटल एम्प्टी है। यहाँ डी ऑर्बिटल एम्प्टी होने की वजह से, डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से यहाँ कैटालिस्ट की तरह ये काम कर रहा है। डी ऑर्बिटल खाली है जिससे लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएंगे। लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, उसकी वजह से भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ। और दूसरा जो कारण है वो है लार्ज सरफेस एरिया। डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से ये डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है, इसलिए ये कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हैं वो समझते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर आते हैं। मैलिबिलिटी, मेटल को, जैसे ये मेटल आपके पास, मेटल को पीट कर, मैकेनिकल स्ट्रेस देकर उसे शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, बहुत पतली शीट बना देना कहलाता है मैलिबिलिटी। तो मेटल के अंदर मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी, मेटल को खींचकर, स्ट्रेस करके खींचकर वायर फॉर्म में लाना, डोरी फॉर्म में लाना, डी फॉर डोरी, डी फॉर डक्टिलिटी कहलाती है। आपने देखा होगा स्कूल में बेल होती है, उसको हम लकड़ी के डंडे से थोड़ा ठोक देते हैं तो उसमें साउंड क्लियर आती है, साउंड डेवलप होती है मेटल के अंदर, जिसको बोलते हैं सोनोरस नेचर। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है पिटने की क्षमता। कितना भी इसे ठोक लो उसकी क्षमता अच्छी होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है इनकी। अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एटम हमने माने इस तरह से। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट के कोई एटम मान लिया हमने, इस तरह से ये आपस में टच है, इनके बीच में ये वॉइड बने हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। और इन इंटरस्टिशियल वॉइड में, इनको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल वॉइड, इनके बीच में हमने भर दिए हैं छोटे पार्टिकल फंसा दिए। छोटे पार्टिकल इसमें भर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऐसे पार्टिकल इसमें फिट कर दिए जाते हैं। तो अब ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो जब ये भरे होंगे इसमें तो उससे क्या होगा, इसकी लैटिस एक्सपेंड कर जाएगी। तो पहला पॉइंट इनके फिल करने से इसकी लैटिस, मतलब ये गैप जो है, ये वाला गैप, लैटिस एक्सपेंड कर जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। और क्या होगा, ऐसा करने से मैलिबिलिटी घट जाएगी।
डक्टिलिटी की प्रोसेस भी घट जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी घट जाती है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एलिमेंट जब इसमें फिट होंगे तो मैलेबिलिटी की प्रोसेस घट जाएगी, डक्टिलिटी की प्रोसेस घट जाएगी, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ पीटने की क्षमता बढ़ जाती है। ओके, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। जैसे स्टील है, एलॉय जो होता है स्टील, इसमें हम आयरन प्लस कार्बन लिखते हैं, तो आयरन तो ये हो गए, ये आयरन के पीस हो गए इस तरह से, और यहां बीच में हम कार्बन के पीस फंसा दिए, तो एक तरह का ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड माना जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम नॉन ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल और नॉन ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहा है, तो हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल। एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैंने ले लिया आयरन Fe, 26 का कॉन्फ़िगरेशन करो, तो आर्गन 18, 3D4S2, 18 तो 20 हो गए, और ये 6 हो गया। ओके, तो जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, इसकी वजह से +2। उसके अलावा क्या होगा, डी के ऑर्बिटल बनाओ, डी में 5 डिब्बे होते हैं, उनके ऑर्बिटल बना लो, 6 इलेक्ट्रॉन बनने आपको, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, तो हम 2 में 4 और जोड़ेंगे, तो 2 के साथ 1 जुड़ा तो 3, भाई +2 तो था, इसमें 4 और जोड़ दो, तो टोटल कितना हुआ 6। तो 2 से लेकर 6 तक ले सकते हो, +2 +3 +4 +5 और +6। पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज स्टेट में लिख रहे हैं, डिफर बाई 1। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाई 1 स्टेप, 2 के बाद 3 आ रहा है, डिफर बाई 1 आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन का यह मतलब है एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तो मान लो हमने पी ब्लॉक की बात कर ली और एलिमेंट रखा फॉस्फोरस 15, कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, 2 4 10 12 15 हुआ है, ठीक है। यहां ये दोनों थर्ड पीरियड के, देखो ये दोनों थर्ड पीरियड के हैं। जब ये दोनों थर्ड पीरियड के होंगे तो क्या अरेंजमेंट आएगा, उस पर थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, 3 और 2 5, तो +5 लिख देंगे, 3 और 2 5 +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। अगर हम लिखते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है n-8, टोटल संख्या है आपकी 5 -8, तो ये वैल्यू आई -3, तो ये वैल्यू -3 आ रही है, समझ में आ रहा है। तो ये 3 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ये 5 ऑक्सीडेशन नंबर है। समझने की कोशिश करनी है आपको कि मैं क्या कह रहा हूं। तो देखो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 हुआ है और उसमें 3 जोड़ोगे तो 2 मतलब आपका पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा ये 3 वाला, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर +3 कह सकता हूं। और 2 और निकल जाएंगे, 3 के बाद 2 और निकल जाएंगे तो जाएगा 5, तो 3 के बाद 5 आया, 3 के बाद आया 5, पहले ये 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो +3, फिर अगले 2 निकले तो +5, तो 3 के बाद +5। यहाँ जो डिफर कर रहा है वो कर रहा है बाई 2, ये डिफरेंस यहाँ हम पढ़ सकते हैं।
white transition metal exhibit highest oxidation state in oxide form and in fluoride form. जैसे मान लो एक ट्रांजिशन एलिमेंट माना मैंने मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25, तो हमने यहां देखा इसका कॉन्फिगरेशन होगा आर्गन 18, 3d4s2 20 हो गए और ये 25. वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर +2 तो यहां की वजह से हो गया, और डी में ऑर्बिटल है 5 और 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 और जोड़ दो उसमें, तो +2 +5, तो ये हो गया +7. तो +3 +4 +5 +6 और +7, ऐसे डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे. अब मान लो मैग्नीज +2 फॉर्म में बैठा है शुरुआत में, तो ये +7 तक कैसे जाएगा? मान लो मैग्नीज की +2 वैल्यू है, अब ये +7 तक कैसे जाएगा? यहां +2 से +7 में जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन में जाना, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना. तो मैग्नीज को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ना होगा जो उसके इलेक्ट्रॉन को खींच सके. अब ऑक्साइड और फ्लोराइड, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा होती है. इसलिए फ्लोराइड और ऑक्साइड इसके इलेक्ट्रॉन को खींचकर इसे +2 से +7 उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तक पहुंचा सकते हैं. इसलिए मैग्नीज के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट के एलिमेंट ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ जुड़कर इनके कंपाउंड बनाएंगे, जिससे ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राप्त कर सके. एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राप्त कर सके. टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट. क्या हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, स्टेबिलिटी डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही अधिक स्टेबल होगा, पहला पॉइंट. लेकिन ध्यान रखना, जिसमें D10 है या D5 है, हाफ फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड पहले से ही बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं. ऐसा मत करना कि D10 सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट तब लगाते हैं जब कंपेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हो रही हो. जब D10 या D5 होगा तो वो पहले से ही स्टेबल होंगे. ओके, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा D10. अब जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ती है. मीनिंग समझाता हूं. स्कैंडियम 21, ओके, इसके डी में होता है 1 इलेक्ट्रॉन. मैं जैसे 1 लिख देता हूं, आर्गन 18 3d4s2, तो 18 2 20 तो सब में ही होगा, और यहां होगा D1. तो स्कैंडियम का हो गया 18 आर्गन 3d1 4s2, तो इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन है. ओके, टाइटेनियम 22 में डी में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा. बेनेडियम 23 में डी में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा. क्रोमियम 24 यहां गड़बड़ रहता है, तो आर्गन 18 3d4s1 3d5 ये हम लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं. ओके, तो +2 स्टेज में देखना है. +2 स्टेज में तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, 1 यहां से, तो D4 आएगा यहां +2 स्टेज में. ओके, उसके बाद मैग्नीज 25 3d5
आयरन 26 3d6, कोबाल्ट 27 3d7, निकेल 28 3d8 +2 स्टेज में देख रहे हैं हम। कॉपर 29 का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 3d4s1 3d10। एक यहां से गया, एक यहां से, तो 3d9 आया। ओके, और जिंक 30 d10 हो गया। तो d10 भरा हुआ है फुल, d10 कंप्लीट भरा हुआ है, सबसे ज्यादा स्टेबल, बेस्ट स्टेबल। ओके, अब ध्यान से समझना, D1 से लेकर D5 तक, यहां तक की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, स्कैंडियम टू मैग्नीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए। तो इस हाफ सीरीज में स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। ओके, अब यहां चेक करोगे D6 में, जैसे D6 है, अब D6 है तो आप ऐसी तो बनाओगे, यहां बना के दिखाता हूं मैं। D6 है तो आप ऐसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 डिब्बे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 और ये छठवां इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, फिर यहाँ 3 घटते जाएंगे, 2 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुए, घटे। तो आयरन टू कॉपर, आयरन से लेके कॉपर तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हुई। और फिर यहाँ ये कंप्लीटली फील्ड है, ये तो बेस्ट स्टेबल है। तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है। शुरुआत में स्टेबिलिटी बढ़ी मैग्नीज तक, फिर स्टेबिलिटी घटी और फिर जिंक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एटम में, कंट्रीब्यूट मैग्नेटिक मोमेंटम 1.1 bm। तो मैग्नेटिक मोमेंटम बताना है क्रोमियम का। क्रोमियम 24 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो आर्गन 18 3d4s1 3d5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो यहां हो गए, 5 तो यहां हो गए और 1 यहां हो गया, टोटल हो गए 6। ओके, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंटम हम शो करते हैं 1.1 bm एक का। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का 1.1 इंटू 6, यह आएगा 6.6 bm। एक का 1.1 है तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा 6.6 bm। यहां हम लिख रहे हैं कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंटम एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ Mn+2 एक्वस। एक्वस लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां। तो देखो, सबसे पहले मैग्नीज का 25 का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आर्गन 18 3d4s2 18 और 2 20 और ये 3d5 निकालना मुझे। मैग्नीज +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो ये बचा 3d5। ओके, अब मैं डी में 5 इलेक्ट्रॉन भर के दिखा रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5। तो यहां मैं कह रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 हो गए। तो पहला वर्ड है मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक
मोमेंटम म्यू बराबर अंडरवुड n+2, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंटम का। तो म्यू बराबर n की वैल्यू 5 अंडरवुड 5 + 2 7 × 5 अंडरवुड 35 bm, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंटम। अब हमको निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। इसके लिए हम कहते हैं म्यू एस। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास म्यू एस के लिए फॉर्मूला 4s s+1 यूनिट bm। यहां s होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब पहले s निकालना पड़ेगा। देखो यहां जो डिब्बे दिए हैं इस तरह से 5 ऑर्बिटल थे आपके पास, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए 2 3 4 5। स्पिन होता है आपका +½ तो +½ इसका और +5 के +½ के 5 इलेक्ट्रॉन है तो +½ फिर इसका +½ इसका भी +½ तो ये हो गया एक तरह से 5/2। कितना हो गया 5/2। अब इसको यहां रख दो म्यू एस = अंडरवुड 4 × s की वैल्यू 5/2 + 1। तो म्यू एस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना हूं, ये कट गया 2 बार और ये आया 10 और ये कितना आ रहा है इस पर ध्यान दो, ये हो गया आपका 3.5। सॉल्व करोगे तो म्यू एस = अंडरवुड 35 bm। देखो मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब गड़बड़ क्या है उस पर ध्यान दो। हमें जब मैग्नेटिक मोमेंटम पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना चाहिए और जब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम पूछे तो ये फॉर्मूला लगा के करना चाहिए। लेकिन कुछ बुक्स में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम पूछता है तो भी वो लोग मैग्नेटिक मोमेंटम का ही फॉर्मूला लगा के आंसर 35 अंडरवुड में शो कर देते हैं। तो कुछ लोगों के लिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसको भी लिखोगे तो कुछ बुकों ने उनको सही मान लिया है, मान भी सकते हैं हम, लेकिन बेस्ट आंसर ये है। ठीक है, दोनों अलग अलग लिखने चाहिए और अगर हम दोनों में इसी को लिखेंगे तो भी बहुत से लोगों से सही मान लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एक्वस सॉल्यूशन में। मान लो टाइटेनियम एलिमेंट है Ti, हमने टाइटेनियम एलिमेंट दिया है तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, कॉन्फ़िगरेशन में आया आर्गन 18 3d4s2 और ये आया 2। यहां सबसे पहले आप वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करोगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपका हो गया +2 तो यहां हो गया, +2 तो यहां लिख दिया हमने और डी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन शो कर लो। दो इलेक्ट्रॉन डी में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए 2, तो 2 ये और 2 ये तो टोटल हो गया 4। तो +2 +3 +4 ये तो हो गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। उसने पूछा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ध्यान रखना मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में हम लिखते हैं मैक्सिमम वाला, तो हम लिखेंगे +4। जैसे मान लो मैग्नीज होता है 25, हमने इसको लिया तो ये लिखा हमने आर्गन 18 3d4s2 और 3d5। ओके, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 1 5 इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5। तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। ओके, सबसे पहले लिखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, एक तो +2 हो गया और +2 में 5 जोड़ोगे तो 7 हुआ, तो +2 +3 +4 +5 +6 और +7।
लेकिन अगर हमको लिखना है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लिखेंगे +7, हाईएस्ट वाले को लिखते हैं +7। ये ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम ये लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आयंस Ag+, कोबाल्ट +2, टाइटेनियम +4, विच वन विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। और अगर इनमें से इन आयंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो क्या रेस्पॉन्स देंगे। तो सबसे पहले इन सबका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कोबाल्ट 27, आर्गन 18, 3d4s2 और ये 7 चाहिए +2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो ये आया 3d7। d7 है तो आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेक करो, डी डिब्बे में भर के 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 कितने आए, 3 आए। ओके, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये कलर्ड होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। ये तो बात हुई कोबाल्ट की। अगर हम बात करें टाइटेनियम की, टाइटेनियम 22, आर्गन 18, 3d4s2 और ये 2 करना +4 था तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 2 यहां से, डी में आए 0 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन डी में है ही नहीं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 0, मतलब ये हो गया कलरलेस। कलरलेस का मतलब डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये डायामैग्नेटिक है। ओके, लास्ट है सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47, 30 से ज्यादा है। तो आर्गन की जब लिखते हैं हम क्रिप्टन, क्रिप्टन 36, 4d5s 36 और 2 कितना हो गया 38 और ये होगा 9, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम यहाँ 1 लिखते हैं और इसको एक इनकी करके 10, ये सही इसका तरीका है। ओके, +1 करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन एस का गया तो डी में इलेक्ट्रॉन है 10, कंप्लीटली भरा हुआ है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां भी 0, तो ये हो गया आपका कलरलेस और डायामैग्नेटिक। ओके, यहां तक क्लियर समझ में आया। तो यहां कलर्ड आयन कौन है, केवल कोबाल्ट ही कलर्ड है। अब उसने पूछा इफ ईच वन ऑफ द अबव आयंस इट टर्न केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। तो देखो ये है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब समझो, जैसे ये है आपका मैग्नेट और ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो कोबाल्ट जो होगा +3 आयंस अट्रैक्ट होगा टूवर्ड मैग्नेट, टूवर्ड मैग्नेट। क्यों, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है, जबकि डायामैग्नेटिक है ये दोनों। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, ये मैग्नेट है और ये आपका मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा रिपेल होते हैं। तो ये दोनों आयंस, टाइटेनियम आयंस और सिल्वर आयन, रिपेल होंगे बाई मैग्नेट। डायामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट के द्वारा रिपेल होना और पैरामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होना। अब यहां हम चेक कर रहे हैं क्वेश्चन, what may be the stable oxidation state of the transition element with the following d electronic configuration in the ground state। आपको ये ग्राउंड स्टेट में नहीं दी है, पहले आप ग्राउंड स्टेट में बदलोगे फिर बताओगे ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से सुनना, इसने केवल स्टेबल वर्ड यूज किया है, जरा ध्यान से सुन लो। जब वो पूछता है स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर तो आप +2 के साथ लिखोगे हाईएस्ट वाला,
और पूछता है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर, तो लिखोगे केवल हाईएस्ट वाला। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। 3D3 में ये इसका अरेंजमेंट है, इसका ग्राउंड स्टेट क्या होगा, तो इसका ग्राउंड स्टेट होगा 3D3 के साथ जुड़ा होगा 4s2। 4s2 क्यों? क्योंकि +2 फॉर्म जब हम करते हैं किसी एलिमेंट की तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है +2 फॉर्म में, हमने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को वापस कर दिए, ग्राउंड फॉर्म में भेज दिया, तो 3D3 4s2। अब देखो यहाँ स्टेबल, या ऊपर लिख देता हूं, निकालना हमको स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है, तो एक तो हो गया ये +2, ओके, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 3 इसमें जोड़ दोगे तो ये हो गया +5, +2 एंड +5। ये है आपका 3D5। इसके ग्राउंड स्टेट 2 हो सकते हैं, हो सकता है मैं इसको ऐसे लिखूं 3D5 4s2, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे नहीं हम तो ऐसे लिखेंगे 3D5 4s1, ये भी स्टेबल फॉर्म मानी गई, ओके। तो अगर यहां के हिसाब से चलेंगे तो +2 तो ये हो गया, और इसमें 5 अनपेयर्ड है, तो ये हो गया 2 और 5 जोड़ दो +7, और यहां के हिसाब से चलोगे तो +2 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि +2 है ही नहीं, यहां +2 है ही नहीं, ध्यान रखना, +2 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, s के इलेक्ट्रॉन प्लस d के इलेक्ट्रॉन, s के इलेक्ट्रॉन प्लस d के इलेक्ट्रॉन, तो 5 ये रहे और 6 +6 लिखोगे यहां। आया को समझ में? अगर हम 3D8 लिखें 3D8, तो इसका कॉन्फिगरेशन होगा 3D8 4s2, ओके। तो एक तो +2 हो गया इसकी वजह से। यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, भर के देख लो D8 है, 5 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर हैं, 2 अनपेयर हैं, तो 2 तो ये 2 अनपेयर है, तो 2 प्लस वो 2 और जोड़ दो, तो 2 ये और 2 जो आई +4। अब बचा आपका 3D4। 3D4 का कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 3D4 4s2, तो +2 तो यहां से लिखोगे, और 4 अनपेयर यहाँ है तो 4 जोड़ दो, तो +2 एंड +6। समझ में आया?